बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 34 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 34 का नाम है एथिकल चैलेंजेस इन वर्क सेटिंग। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होता है जब काम स्टार्ट करता है तो किस टाइप के या फिर कहीं भी अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कहीं पे भी अगर काम कर रहा है तो किस टाइप के एथिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ओवरऑल आपको इस लेसन नंबर 34 में बताया गया। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है या व्यूवर्स है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी दिया गया है, तो काइंडली प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। लेसन के स्टार्ट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है चैलेंजिंग वर्क सेटिंग में कि जो जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से काम करते हैं इनका काम कई तरह की वर्क सेटिंग्स में होता है और ये सेटिंग्स यूजुअली कॉमन एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करती है जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स में सिमिलर होती हैं। लेकिन आजकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर और बिहेवियरल साइंटिस्ट को नॉन ट्रेडिशनल वर्क सेटिंग्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जैसे जैसे साइकोलॉजी इवॉल्व हो रही है, मतलब कि बढ़ रही है, हर फील्ड में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत महसूस की जा रही है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो डायरेक्टली साइकोलॉजी से रिलेटेड है नहीं है, मगर वहाँ ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। जैसे कि लॉ, इंडस्ट्री, पुलिस और कई और फील्ड्स में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और हायरिंग, मेंटोरिंग और पर्सनल का असेसमेंट जो है वो भी करना होता है, मतलब ओवरऑल इस हवाले से। जैसे कि HR डिपार्टमेंट भी जो है वो किसी भी एक नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होगी ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो HR डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट को लाजमी रखेंगी ताकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस के लिए एक एम्प्लॉई के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको ऑब्जर्व कर सके, उसका जो है वो टैट टेस्ट ले सके, या MMPI जो टेस्ट है, या ये प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होते हैं असेसमेंट को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर के, या ऑर्गेनाइजेशंस को या ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ओवरऑल इसका जो पर्सनालिटी कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट बैठेगी ना या नहीं बैठेगी। तो ये हायरिंग इस टाइप की भी होती है ओवरऑल। मज़ीद इसमें बताया गया है कि ऐसी वर्क सेटिंग्स में एथिकल चैलेंजेस आ सकते हैं जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ को ना अफेक्ट कर सकते हैं और मेंटल डिस्ट्रेस का सबब भी बन सकते हैं। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो एथिकल डायलेमास को ट्रिगर करती हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक पर्सन से के लिए बेस्ट आउटकम हो सकता है वो दूसरों के लिए वर्स्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर साइकोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर अगर साइकोलॉजिस्ट किसी वीडियो गेम की प्रोटोटाइप के बारे में बच्चों की रिएक्शंस एवेल्युएट करता है जिसमें ग्राफिक वायलेंस और एडिक्टिव गेम प्ले स्ट्रेटजीज है जो मीडिया कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस केस में ना साइकोलॉजिस्ट को इस केस में साइकोलॉजिस्ट को लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इसने बच्चों में बुरा असर डाला है इंस्टेड ऑफ इन्हें रोकने के। ओके, मिसाल के तौर पर स्कूल सेटिंग्स को ले लेते हैं। अगर टीचर ये अनाउंस करे कि जो स्टूडेंट्स बेस्ट या अच्छे तरीके से टास्क कंप्लीट करेगा इसको टॉप रेटेड स्टूडेंट्स अनाउंस किया जाएगा, तो ये अनाउंसमेंट इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन लो अचीवर्स के लिए डिस्ट्रेसिंग हो सकती है। मतलब ये कि जो नालायक है वो ऑलरेडी क्या कहेगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता अचीव, तो वो उनके लिए के और ये वो एक किस्म का डिस्ट्रेस इस तरह से भी होगा कि अगले के बारे में सोच कर के ये वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो है वो टॉप रैंक हासिल कर लेगा पूरे स्कूल में। तो ये एक कम एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए या कम कॉम्पिटेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिस्ट्रेसिंग हो सकता है।
एक लोअर स्कोर सोच सकता है कि वो कभी भी टॉप रेटेड स्टूडेंट्स नहीं बन सकता, क्योंकि ना क्लास में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। अक्सर क्या होता है कि मुझसे व्हाट्सएप में जो है वो फीमेल्स जो है वो कहती हैं स्टूडेंट्स कि सर हमें कुछ बताएं कि हम हमारे जो है वो सीजीपी जो है वो 2.5 से ऊपर नहीं जा रहा या 2.8 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, जो सीजीपी है वो 2.5 ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन टॉप रेटेड जो सीजीपी है वो 3.8 या 3.7 या 3.5 है। ओके, और प्रो लेवल पे जो है वो 4.0 है ओवरऑल। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि क्योंकि ना क्लास में ना बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लो स्क्वायर मतलब कि कम स्कोर लेने वाला स्टूडेंट ये सोच सकता है कि वो कभी भी टॉप रेटेड स्टूडेंट्स नहीं बन सकता। अच्छा, इसमें ना मज़ीद आपको ना डिस्टिंक्शंस इन स्पेशल वर्क सेटिंग को लेकर भी कुछ बताया गया है। अच्छा, जब वर्क सेटिंग्स की बात होती है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करनी चाहिए। नंबर वन पे कि पहले वो स्पेशल स्किल्स और कम्पिटेंसी, मतलब इसमें क्या शामिल होना चाहिए, एथिकल सेंसिटिविटी जो प्रोफेशनल्स को उन सेटिंग्स में ना काम करते हुए होनी चाहिए। और नंबर टू पे कि दूसरा वो नेचर और डिमांड्स जो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है, जहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, इन्हें ना ये समझना होता है कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे जस्टिफाई की जाए। ओके, मज़ीद थर्ड पॉइंट पे ये बताया गया कि एथिकल इश्यूज को समझे या एथिकल इशू को समझना जो क्लाइंट की नेचर और प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होती है। वर्क सेटिंग्स में ना काम करते वक्त साइकोलॉजिस्ट को एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। ओके, एथिकल चैलेंजेस इन वर्क सेटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए किस टाइप के होते हैं, तो इसमें आपको बताया गया कि गवर्नमेंट के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का लेवल्स पे काम कई लेवल्स पे ना काम करते हैं। चाहे वो म्यूनिसिपल, स्टेट या फेडरल लेवल पे हो, इन प्रोफेशनल्स का रोल लेगिस्लेटिव, जुडिशल और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में भी होता है। साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड ब्यूरो, जुडिशरी, फोरेंसिक सेटिंग्स, एयरलाइंस और सोशल वर्क सेटिंग्स में भी काम करते हैं। गवर्नमेंट के लिए काम करना एक हाई लेवल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करने का काम है, लेकिन इसमें ना पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट के तौर पर काम करते हुए बिहेवियरल साइंटिस्ट को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को पॉलिसी मेकिंग के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। मिसाल के लिए डेथ सेंटेंस के केसेस में साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, और ये एक चैलेंजिंग रोल होता है, क्योंकि ना साइकोलॉजिस्ट को ना पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंस मतलब नताइज को ना देखना पड़ता है। रेप विक्टिम्स के केसेस भी सिमिलर चैलेंजेस ला सकते हैं। मिसाल भी दी गई है आपको, तो मिसाल में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि मिस्टर सात को ना म्यूनिसिपल गवर्नमेंट ने हायर किया है ताकि ये चेक किया जा सके कि कुछ ऑफिशियल्स की रेसिस्ट एटीट्यूड्स हायरिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करती है। मिस्टर साद ने एनालिसिस किया और रैशियल डिस्क्रिमिनेशंस का होना कंफर्म किया है, लेकिन ऑफिशियल ने ये फाइंडिंग्स कॉन्फिडेंशियल रखी है और कुछ मंथ बाद भी कोई चेंजेस नहीं किए। इस सिचुएशंस में साइकोलॉजिस्ट को अपनी फाइंडिंग्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि ना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये अलाउ नहीं करता। और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो उन इश्यूज़ को समझना ज़रूरी है होता है इनके लिए कि वो अपने रोल की नेचर और एक्सपेक्टेशंस को रिस्पॉन्सिबली आर्टिकुलेट कर सकें। ओके, एथिकल इश्यूज इन आर्म्ड फोर्सेस या आर्म्ड सर्विसेज, इसमें आपको बताया गया कि बिहेवियरल साइंटिस्ट को ना मिलिट्री में कई डिफरेंट रोल्स मिलते हैं जो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों सेटिंग्स में हो सकते हैं। क्लिनिकल रोल्स में साइकोलॉजिस्ट को वार्ड्स के दौरान काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो शामिल होती हैं। जब नॉन क्लिनिकल रोल्स की बात की जाए तो आर्मी पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल ऑफ रोल्स किस टाइप के होते हैं, इसमें ट्रेनिंग शामिल होती है। ट्रेनिंग में ये होता है कि स्किल्स एक्विजिशन से लीडरशिप डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस इन्हेंसमेंट जो है वो शामिल होती है ट्रेनिंग में।
और अच्छा, ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जब कोई स्पेसिफिक एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी जब काम करती है ना, सीक्रेट एजेंसी में कोई भी अदारा हो गया, मिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, तो उनको ना कहीं एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक एक्स्ट्रा भी करनी पड़ती है। अब ये देखें कि इन ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल होता है, स्किल्स एक्विजिशंस, लीडरशिप डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस एनहेंसमेंट वगैरह। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में ये होता है कि जैसे कि स्टिमुलेटर्स और असेसमेंट सेंटर्स का डेवलपमेंट इसमें शामिल होता है। पर्सनल फंक्शनिंग में ये होता है कि जैसे कि मिलिट्री पर्सनल्स का सिलेक्शन, असेसमेंट, क्लासिफिकेशंस और रिटेंशंस वगैरह देखा जाता है। और हाई हेल्थ रिलेटेड रिसर्च में ये होता है कि रिसर्च स्लीप डेप्रीवेशंस, फैटीग और फिजिकल फिटनेस के इश्यूज को ना समझने के लिए की जाती है। और लास्ट में है ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च, जैसे कि जब जॉब डिज़ाइन की जाती है तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग स्टडीज़ को भी देखा जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज मिलिट्री पर्सनल के लिए की कंसर्न्स होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो एग्जांपल्स में दिए गए हैं आपको। ओके, हाउ टू डील विद द कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, इसमें आपको बताया गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज को डील करते हुए एक ज़रूरी स्टेप ये होता है कि क्लाइंट्स को पहले ही बता दिया जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे ना कुछ लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पर मिलिट्री पर्सनल्स को असेसमेंट के दौरान इन्फॉर्म किया जाता है कि इनके प्रोफाइल्स मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के साथ शेयर की जाएगी, और ये ऑब्लिगेशंस मिलिट्री और सिविलियन दोनों सेटिंग्स में शामिल होती हैं या लागू होती हैं। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 34। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स है यही इंपॉर्टेंट है। अब मैं हर एक हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को समझाना शुरू कर दूं कि किस तरह से लॉजिकल कंसेप्चुअल आप स्टूडेंट्स को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओवरऑल मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें इन द स्टार्टेड इस लेसन से मैं देखता हूँ कि और बताता हूँ कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। तो चैलेंजिंग वर्क सेटिंग में आपको जैसे कि बताया गया कि फील्ड इन ईच फील्ड डिसिप्लिन्स में देखा जाए तो साइकोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट इवॉल्विंग के तौर पर शामिल होता है। और साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ पे डिसिप्लिन से देखता है, लॉ, इंडस्ट्री, पुलिस और मैनी रिक्वायर्स जो हैं इनमें ना साइकोलॉजिस्ट की हायरिंग होती है। ओके, आगे वायलेंस एंड एडिक्टिव गेम प्ले स्ट्रेटजीज को लेकर अगर देखा जाए, अगर एक साइकोलॉजिस्ट एक काम कर रहा है तो क्या होता है कि पेरेंट्स का रिएक्शंस किस टाइप का होगा। मतलब कि पेरेंट्स का जो रिएक्शंस होगा ज़ाहिर सी बात है कि वो एक नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव कंसिक्वेंस देखने पड़ेंगे एक साइकोलॉजिस्ट को। तो क्या है कि प्रोटोटाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो समटाइम गेम्स में यूज़ हो रही होती हैं, तो ये भी आप स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो गेम्स वगैरह खेलते हैं। ओके, मज़ीद इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, कैटेगराइज द सोर्स ऑफ डिफ़िकल्टीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, और फर्दर जो यहाँ पे नीचे ये वाला पॉइंट दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है, मतलब कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में घुमा फिरा कर। और मज़ीद ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में वर्क सेटिंग किस टाइप की होती है, तो ये पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस ये जस्ट एग्जांपल से पहले पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको 2-3 मरतबा पढ़ के मेमोराइज कर लीजिएगा। लेकिन इन द स्टार्टेड फर्स्ट वाले पैराग्राफ ये जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मिसाल है इसको भी जस्ट जो है एक या दो दफ़ा पढ़ कर मेमोराइज कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी हाईलाइट किए हुए पॉइंट है कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपसे घुमा फिरा के जो है वो पेपर लॉजिकली या कंसेप्चुअली तौर पर पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है ख़ासतौर पर ये वाले नॉन क्लिनिकल रोल इंक्लूड्स में क्या क्या शामिल होते हैं।
मतलब कि नॉन क्लिनिकल रोल में क्या क्या शामिल होता है। तो ट्रेनिंग में किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग किस टाइप की होती है, पर्सनल फंक्शंस किस टाइप के होते हैं, हेल्थ रिलेटेड रिसर्च किस टाइप की होती है, ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च किस टाइप की होती है। सपोज आपसे ये इस तरह से भी एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि जॉब डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग स्टडीज़ किस में आता है, हेल्थ रिलेटेड रिसर्च में आता है, ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च में आता है, पर्सनल फंक्शंस में आता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में आता है, किस में आता है। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन परफॉर्मेंस रिसर्च में आता है। घुमा फिरा के आपको इसी तरह पूछा जाएगा। तो ये जो नॉन क्लिनिकल रोल जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 34। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।